आप सभी का हमारे केमिस्ट्री क्लास में फिर से स्वागत है। हमारा केमिस्ट्री क्लास अभी बेसिक स्तर पर चल रही है। हम कक्षा 12वीं और कक्षा 11वीं के लिए बिल्कुल बेसिक जानकारी यहाँ पर हम इकट्ठा कर रहे हैं। और बेसिक जानकारी जब तक आपको केमिस्ट्री का मालूम नहीं रहेगा तब तक आप केमिस्ट्री को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा प्रयास है कि अभी आप लोगों को केमिस्ट्री की बेसिक बिल्कुल विस्तृत जानकारी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं यहाँ पर। और आप ध्यान दीजिए, हमारे वीडियो पर लगातार बने रहें और कोशिश कीजिए कि आप समझते हुए बिल्कुल वीडियो को देखें। बिल्कुल पुस्तक की भाषा से अलग एकदम सरल सी जुबानी भाषा में हम आपको सिखाएंगे ताकि केमिस्ट्री आपके लिए हमेशा के लिए सरल हो जाए। जिस तरह से लोगों ने केमिस्ट्री को कठिन बना दिया है, मानसिकता नेगेटिव आ गई है कि केमिस्ट्री रटने वाली पद्धति है, केमिस्ट्री कठिन विषय है, वो बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि हम आपको सरल भाषा में आराम से बिल्कुल नया टेक्निक के साथ समझाएंगे। आज हम बात करेंगे अपबाऊ सिद्धांत। जब तक आप अपबाऊ सिद्धांत नहीं समझेंगे तब तक आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बनेगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे नहीं बनेगा तो समझ जाइए आप किसी भी परमाणु या तत्व की संयोजकता आयन को नहीं समझेंगे। संयोजकता आयन नहीं समझेंगे तो उसके बारे में आप बिल्कुल उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना, परमाणु संरचना और उसके संकरण को नहीं समझ पाएंगे। अगर ये नहीं समझते हैं तो फिर आपसे आबंध नहीं बनेगा, और आबंध की जानकारी नहीं होगा तो रासायनिक अभिक्रिया आपसे नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम आपको अपबाऊ सिद्धांत बताएंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, फिर उसकी संयोजकता आयन बताएंगे, फिर क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे। तब कहीं जा करके आपकी केमिस्ट्री के बेसिक स्ट्रांग होगी। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं और कक्षा 11वीं के लिए दोनों के लिए आईएमपी है ये बेसिक क्लासेस। तो मैं आप लोग को आज पढ़ा रहा हूँ अपबाऊ का सिद्धांत। इसके पिछले वीडियो में मैंने बता चुका है कि उपकोष 4 होती है किसी भी परमाणु में, कक्षकों की एस, पी, डी और एफ। कौन सी उपकोष में कितनी ऊर्जा है, उसकी ऊर्जा का स्तर क्या है, वो अपबाऊ के सिद्धांत में बताया गया है। अपबाऊ का सिद्धांत का कहना यह है कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवेश है, इलेक्ट्रॉन की जो भर्ती है, हम सबसे पहले कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन को पहले भरते हैं। अपबाऊ का सिद्धांत है। अपबाऊ का सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को सबसे कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में ही पहले प्रवेश कराएंगे। ये है अपबाऊ का सिद्धांत। तो चलिए अपबाऊ के सिद्धांत में कौन सी ऑर्बिटल की ऊर्जा सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ये क्रम आप कैसे याद रखेंगे उसका ट्रिक हम बताते हैं आपको। आप पहले लिख लीजिए 1s 2s 3s 4s 5s 6s, ये गिनती आप बना सकते हैं। फिर लिख लीजिए 1 है यहाँ पर तो 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 के सीधे में 2। लेकिन सबको आप ध्यान रखिए, यहाँ पर एस 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 उपकोष मैंने लिखा, यहाँ पर 2 3 4 5 6 गिनती है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर सब में पी डाल दीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब उसके बाद 1 है 2 है तो यहाँ पर आप 3 लगाइए और इसमें डी लगा दीजिए। देखो 3 के सीध में मैंने 3 लगाया, 2 के सीध में 2, अब 3 है फिर 4 लगाइए, 5 करिए, 6 करिए, लेकिन सब में आपको करना क्या है, डी। इस तरह से आप सब में डी उप को सेट कर दीजिए। अब आप 4 के सीध में आ जाइए, यहाँ पर 4 लगाइए और यहाँ 5, यहाँ 6, सब में एफ लगाइए आप। इतना तो आप खुद से बना सकते हैं, आप बिल्कुल सरल है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, 4 5 6, 1 2 3 4। इधर से देखें तो शुरू एस वाला, पी वाला, डी वाला, एफ वाला। अब ध्यान दीजिए, आप इसमें करना क्या है, आप स्केल लीजिए एक। अब स्केल लेकर के आपको करना क्या है, यहाँ पर एक समांतर रेखा आपको खींचना है बस। ये देखिए मैं इसमें 1s में एक समांतर रेखा खींच दिया, फिर उसके बाद एक रेखा मैंने यहाँ पर 2s में गिरा दिया तीर, फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर गिराया। तो जो जो उसके सीध में जाएगा आप उसको पढ़ने दीजिए तीर को, तीर किसी को भी लगे, बस आप समांतर रखिए। ये देखिए ये मैं तीर लगा दिया, 3p को लग गया, 3p के बाद 4s को लगा।
अब यहाँ से मैं तीर लगाऊंगा, समांतर होना चाहिए। ये देखिए, है ना मज़ेदार। 3D 4P 5S, इसको तीर लगा, फिर इससे निकल के इसको लगा, इससे निकल के इसको लगा, फिर यहाँ से फिर इस तरह से आप समांतर लगा दीजिए। समांतर बस आपको लगाना है। ये देखिए, 4D को लगा, 5P को लगा, बस यही आपका चलता रहेगा। 6S को लगा, फिर यहाँ से आप लगा दीजिए। इस तरह से आप लगाते लगाते आपको आगे बढ़ना है। यहाँ से आप इसको ऐसे लगा दीजिए समांतर, बिल्कुल ऐसा। 4F को लगा, 5D को लगा, ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक, अब करना क्या है, 1S को पहले तीर लगा है। 1S को जब पहले तीर लगा है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 1S। सबसे पहले आप 1S को पहले तीर लगाए हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले आप ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम, ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम आपको अब पता चल गया बिना रटे। सबसे पहले 1S को तीर लगा है, इसलिए 1S सबसे कम ऊर्जा स्तर, इससे ज़्यादा ऊर्जा स्तर 2S का है, इससे ज़्यादा ऊर्जा स्तर अब 2P का है, क्योंकि 1S के बाद सीधा 2S को तीर लगा, उसके बाद 2P को लगा है, इसलिए 2P हो गया। इससे ज़्यादा एनर्जी लेवल 3S का है, 3S को लिख दीजिए यहाँ पर। इससे ज़्यादा एनर्जी लेवल अब 3P का है, 3P को तीर लगा है। ठीक, 3P से ज़्यादा एनर्जी लेवल अब आपका 4S है, 4S से ज़्यादा एनर्जी लेवल आपका 3D है, और 3D से ज़्यादा एनर्जी लेवल 4P है, और 4P से ज़्यादा एनर्जी लेवल है 5S, 5S से ज़्यादा एनर्जी लेवल है 4D, और 4D से ज़्यादा एनर्जी लेवल है 5P, और 5P से ज़्यादा एनर्जी लेवल है 6S, और 6S से फिर ज़्यादा एनर्जी लेवल 4F है, और 4F से फिर ज़्यादा एनर्जी लेवल है 5D। इस तरह से ये बढ़ते 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 आप इसको बढ़ा सकते हैं, उतना आपको आवश्यकता भी नहीं है। बस 4D तक अगर आप कर लिए, याद कर लिए, वो भी काफ़ी है। इतने में आपको बहुत सारे अधिकांश तत्वों का जो ज़रूरत है उतने का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे हो जाएगा। 5S तक में काम चल जाएगा आपका, आपके सिलेबस के अनुसार। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, याद हो गया। देखो, बस इस क्रम को मैंने लिख दिया यहाँ पर और कुछ नहीं किया। इसी क्रम में अब मैं इलेक्ट्रॉन को भरूंगा। चलिए, कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन को वो हम आपको अब बता रहे हैं। चलिए, हम यहाँ पर अब आपके लिए एक उदाहरण लेकर के आए हैं, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब इसको हम कैसे भरेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में? तो हमारा रूल्स है 1S है, उसके बाद 2S है, फिर 2P है, फिर 3S है, फिर 3P है, फिर 4S है, फिर 3D है। इस तरह से ये क्रम जो है आप लोग का आगे बढ़ते जाता है। फिर 4P आ जाती है, फिर 5S आ जाता है, ये बढ़ते जाएगा आपका क्रम जो है। तो रही बात यहाँ पर हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इधर लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। आपका इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहीं तक आएगा। एस में एक इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु क्रमांक, अर्थात इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसको हम लोग यहाँ भर दिए। 1s1 हो गया। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो 1s2, बस इधर लिखने की आवश्यकता नहीं, इधर आएगा ही नहीं ऑर्बिटल उसका। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो यहाँ पर आएगा ये 1s2। एस में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब यहाँ 3 है, हमने 2 भरा, एक और चाहिए, वो होगा 2s1, इसमें आएगा 1। हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिथियम का। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, हो गया कंप्लीट। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है यहाँ पर, तो ये होगा 1s2, 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 5वां इलेक्ट्रॉन आएगा 2p में, 2p1, ये हो गया आपका
बोरान तक का। चलिए कार्बन का करते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, 1s2 2s2 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। अब आएगा 2p में फिर 2 इलेक्ट्रॉन। p में अधिकतम 6 हो सकते हैं, न्यूनतम तो कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, तीनों इलेक्ट्रॉन को आप जोड़ लीजिए, 6 आ गया। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो 1s2 s में 2 ही होगा, 2s2 फिर दूसरे वाले s में 2 होगा, फिर उसके बाद आ गया आपका 2p, 2 2 4, इसमें करेंगे 3। इसी तरह से ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p 4 आएगा, इसमें हो गया 8। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, तो 1s2 2s2 2p 5 आएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, p में अधिकतम 6 होते हैं लेकिन यहाँ पर 5 है, 1 की आवश्यकता है, इसलिए फ्लोरीन को एक और इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है और फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले करके ये p6 बना लेता है। इसलिए हम पिछले वीडियो में बता रहे थे कि फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फ्लोरीन के ऊपर -1 आवेश आ जाती है। ऑक्सीजन के लास्ट में देखिए p4 है, जबकि अधिकतम p6 होनी चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, यहाँ 4 है, इसको 2 और आवश्यकता है p6 होने के लिए, इसलिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 आ जाता है। नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पर p3 है, इसको और 3 मिल जाने से p6 हो जाएगी, इसलिए नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर -3। ये है इसकी टेक्निक रीड आयन का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मैं और नेक्स्ट एग्जांपल में आप लोग को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और डिटेल से बताना चाहता हूं आप लोग को, और भी एग्जांपल के साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए एग्जांपल यहाँ पर नियान में 10 है, 1s2 आएगा, 2s2 आएगा और 2p6 आएगा, हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। आप इसमें 7 नहीं कर सकते, 6 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 6, अर्थात ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये किसी से अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा और किसी को त्याग भी नहीं करेगा, अर्थात इसकी संयोजकता और नियान की आयन के बारे में बात करें तो बिल्कुल 0 रहेगा। ये अक्रिय गैस है, निष्क्रिय तत्व कहलाएगा ये। सोडियम की चलिए बात करते हैं यहाँ पर, तो 1s2 आएगा, फिर 2s2 आएगा, 2p6, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 6 10। अब यहाँ पर 2p के बाद आ जाता है 3s, तो s में फिर 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो सोडियम के पास देखिए यहाँ पर s में 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर बाकी ऑर्बिटल इसका पूरा भरा हुआ है, इसलिए s कक्षक की इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर त्याग कर सकता है, इसलिए सोडियम बनाता है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के उपरांत सोडियम +1। मैग्नीशियम की बात करें यहाँ पर तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 10 हो गया और ये 3s2 एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर। अगर हम बात करें तो इधर फुल फिल है, इसलिए इधर और इलेक्ट्रॉन समा नहीं सकता, बल्कि इसको त्याग कर देगा तो इधर की बाकी कक्षक इसका पूर्ण भरा हुआ माना जाएगा और ये सेटिस्फाई हो जाएगा, इसलिए अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करती है तो उसमें +2 लिखा जाता है, ये हो जाएगा। एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 है, 3s2 आएगा, यहाँ तक 12 हो गया और 3p1 13 हो गया। अब ये यहाँ तक कि ये जो तीसरा है, ये तीसरा ऑर्बिट है यहाँ पर। 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, 2 का मतलब सेकेंड ऑर्बिट और 3 का मतलब थर्ड ऑर्बिट होता है। और इस ऑर्बिट के अंदर में आपको बता दें, यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में s उपकोष, सेकेंड ऑर्बिट 2 है यहाँ पर, इसका मतलब यह है कि दोनों एक ही है लेकिन उसके अंदर के उपकोष s और p है। इसी तरह से यहाँ पर 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट है लेकिन उसके अंदर में उपकोष s है, p है, इधर 3d भी रहता है, लेकिन यहाँ पर इधर के सारे ऑर्बिटल इसका फुल फिल है। अगर ये 2 और ये तीनों को त्याग करता है तो ये एल्युमिनियम के ऊपर हो जाएगा यहाँ पर +3। इसी तरह से आप सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये 3p2 हो जाएगा, ये हो गया 14। इस तरह से आप इसमें सिलिकॉन के बाद आप इसका फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 है, आप कर सकते हैं यहाँ पर 1s2
2s2 2p6 3s2, ये 3p हो जाएगा आपका। देखिए 2 2 4 6 10 तो 12 और ये 3 मिलाकर के 15 हो गया। आपका सल्फर का परमाणु क्रमांक यहाँ पर 16 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 आ जाएगा यहाँ पर। 2 2 4 6 10 2 12 4 16। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक यहाँ पर 17 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब आपको हम बता दें इधर सब फुल फिल है लेकिन p5 है। 5 इलेक्ट्रॉन तो त्याग करना मुश्किल है, बल्कि एक कहीं से ग्रहण कर लेगा, इसलिए क्लोरीन ग्रहण करने के बाद -1 कहलाएगा और ये p6 हो जाएगा। है ना मजे की बात। चलिए और भी एग्जाम्पल हम आपके सामने लेकर के आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आर्गन का परमाणु क्रमांक 18। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। चलिए क्या खास बात है इसके बारे में पता चलेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये 3p6। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, सभी ऑर्बिट फुल फिल है। आर्गन जो है नियान समूह के अंतर्गत आता है। ये भी निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय तत्व है। यह भी इलेक्ट्रॉन ना लेगा ना देगा, बिल्कुल यह क्रिया नहीं करती। इसके सभी ऑर्बिट जो है फुल फिल है, सभी कक्षक इसके भरे हुए हैं, सभी उपकोष भरे हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पोटेशियम का 19। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आती है 4s1। यहाँ पर 4s आएगा, फिर उसके बाद फिर 3d आता है। यहाँ पर ऊर्जा स्तर में डिफरेंस होने के कारण यहाँ पर 4s को पहले लिया गया है। तो ये हो गया आपका पोटेशियम का 19। इसी तरह से कैल्शियम 20 के बारे में हम लोग बात करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो यहाँ पर जो 4s2 है, देखिए लास्ट ऑर्बिट में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए कैल्शियम का इधर बाकी सब भरा हुआ है। पोटेशियम का भी इधर भरा हुआ है। पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, इसलिए पोटेशियम में +1 आ जाती है इसको त्याग करने के बाद। इसी तरह से कैल्शियम ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के बाद कैल्शियम के ऊपर में +2 लिखा जाता है। इसी तरह से आप इसमें स्कैंडियम का निकालिए। यहाँ पर 21 स्कैंडियम 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 आएगा यहाँ पर। इसी तरह से आप सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर सकते हैं, हम आपको करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर टाइटेनियम 22 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये 3d2 हो जाएगा। वेनेडियम 23 के बारे में देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 हो जाएगा। क्रोमियम 24 के बारे में देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 हो जाएगा। आपके नियमानुसार, अब्बाउ के नियमानुसार हो जाएगा, परंतु यहाँ पर अब्बाउ के नियम में एक अपवाद आ जाती है। इसका बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, कंपटीशन के दृष्टि से भी कक्षा 12वीं 11वीं में भी आता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4 नहीं होता, बल्कि इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है लास्ट में 4s1 और 3d5 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे इसके बारे में। तो फिलहाल अभी आप इतना जान लीजिए कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाता है, जिसकी वजह से डी जो है अर्धपूरित हो जाता है। डी में 5 होते हैं, उसके सारे ऑर्बिटल में आधे इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, एक एक भर जाता है। डी में 5 होती है लेकिन सब में 2 2 भरना चाहिए था, तो D5 होते ही सब में एक एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरने के कारण यह पहले से ज़्यादा स्थायी हो जाती है, इसलिए 4s1 3d5 होता है। ठीक वैसी स्थिति जो है आपका क्रोमियम के बाद कॉपर के साथ आने वाला है, उसका भी लास्ट में फुलफिल होने के लिए उसको डी में 10 इलेक्ट्रॉन जाना पड़ जाता है। तो इसलिए मैं आप लोग को इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल अभी आपके बीच में आया इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। आप यहाँ पर मैग्नीज के बारे में देखिए 1s2 2s2 2p6 है यहाँ पर, और उसके बाद है 3s2 3p6 4s2 और 3d5 हो जाएगा ये।
इसी तरह से आप आयरन के बारे में देखिए, यहाँ पर आयरन का परमाणु क्रमांक 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद हम और भी एग्जाम्पल का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अभी आप इतना का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बता दिया। जिस तरह से घर में ट्यूशन जैसा माहौल आपको हमारे वीडियो में मिल रहा है, इतना अच्छा डिटेल मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बताया, उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि आप लोग को एक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं थोड़ा से और विस्तार कर देता हूँ इसमें। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ये सब का डिटेल हम लोग बात करें तो बहुत ही विचित्र बात निकल करके आएगी। यहाँ पर 1s का मतलब है कि ये जो नाभिक है इसके ठीक यहाँ पर के प्रथम जो कक्षा है जिसमें s उपकोष है वो बिल्कुल गोलाकार है। उसके बाद यहाँ पर 2s आती है, मतलब यहाँ पर फिर थोड़ी दूर में एक और गोलाकार उपकोष है, माने दूसरा ऑर्बिट में। ये 2 का मतलब है दूसरा कक्षा सेकेंड ऑर्बिट, ये द्वितीय ऑर्बिट है, याद रखेंगे सेकेंड ऑर्बिट है ये। और ये 3 और ये 3 इनका मतलब होती है ये तीसरा कक्षा है, ये तीसरा कक्षा है, लेकिन उसके जो SPD जो है वो उसके उपकोष हैं। तीसरी कक्षा में जो उपकोष हैं वो उपकोष हैं आपके SPD, जिसलिए इसके सामने में 3 लगा है, इसके सामने में 2 लगा है। मतलब दूसरा कक्षा के अंदर में S और P नाम के दो उपकोष हैं। पहला कक्षा के अंदर में S नाम के उपकोष हैं। 4s आएगा, फिर इधर 4p आएगा, 4d आएगा, 4f आएगा। तो ये जो 4 आएंगे यहाँ पर 4d आएगा, 4f आएगा, इसका मतलब है कि जो चतुर्थ कक्षा है, चतुर्थ कक्षा में s, 4s, 4p, 4d, 4f, SPDF, ये 4 उपकोष भरे पड़े हैं चतुर्थ ऑर्बिट के अंदर में। तो ये हो गया आपका 1s। उसके बाद जो है आपका ये 2s हो गया, ये भी गोलाकार है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ 2p है। इसी दूसरा ऑर्बिट में इस तरह से जो p कक्षक है वो है आपका इस तरह से डमरू के आकार का, जिसका पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये x अक्ष में रहेगा, ये px है, और एक रहेगा y अक्ष के समानांतर वो py है, और एक रहेगा z अक्ष के समांतर, ये हो जाएगा pz। उसके बाद 3s है, इसका मतलब फिर गोलाकार ऑर्बिट आपको मिलेगा। यहाँ पर 3s का s उपकोष मिलेगा थर्ड ऑर्बिट का, उसमें भी p है और उसमें भी d है, मतलब सारे संरचना उसमें भी बनेगा किसी परमाणु का अगर हम देखें विस्तार से। तो इस तरह से ये क्रम जो है चलते जाते हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं। प्यारे बच्चों 1s की ऊर्जा सबसे कम, उससे ज़्यादा ऊर्जा 2s का, उससे ज़्यादा 2p का, उससे ज़्यादा ऊर्जा 3s का, उससे ज़्यादा ऊर्जा 3p का, उससे ज़्यादा ऊर्जा 4s का, उससे ज़्यादा ऊर्जा 3d का। इसीलिए इस क्रम में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है जो आप बाउ ने हमें बताया। तो इस तरह से बाउ के सिद्धांत के अनुसार किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। थैंक यू सो मच।